नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने जा रहे हैं एडवांस्ड स्ट्रेंथनिंग सीरीज, जो कि हमारा डे 7। आज की इस सीरीज में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको स्ट्रेंथनिंग बेस्ड आसन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में मिलने वाला है। कई तरह की कैटेगरी इसी सीरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी और हर तरह से हम लोग यहां पर अपने अपने शरीर को, अपनी श्वास को और अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे आसनों की प्रैक्टिस के लिए। और आसनों की प्रैक्टिस के साथ हम लोग हमारी लाइफ को और भी बैलेंस बनाएंगे इस स्ट्रेंथनिंग सीरीज के द्वारा। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग रिस्ट मूवमेंट से करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हमारे कलाइयों की स्ट्रेंथ को बढ़ावा देंगे। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा प्रैक्टिस को डिजाइन करता हूं और प्रैक्टिस को करवाता हूं कि पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, वार्म अप के साथ ही हम लोग प्रिपरेटरीज भी करते चले जाते हैं और फिर हम लोग हमारे जो मेन आसन है, पीक आसन है, उनको करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो काउंटर पोजिशंस हैं उनको करते हैं और फिर हम लोग रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी थीम को फॉलो करते हुए हमारी जो ये सीरीज है ये भी वैसे ही है। तो हमारे आगे क्या है, स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कुछ रिस्ट स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस होंगी जो आपके कलाई की ताकत का यूज करेंगे। आपको स्ट्रेंथ चाहिए रहेंगी आपके रिस्ट से, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग से ही वार्म अप और प्रिपरेटरी साथ साथ करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे लेकर के आना है, अंगूठे को अंदर करें और उसके ऊपर से चारों उंगलियों को मोड़ लें। शोल्डर्स को बिल्कुल आपने रिलैक्स रखना है। अब यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी रिस्ट को रोटेट करवाना है। आपकी ब्रीदिंग आराम पूर्वक चलती रहेगी। नेचुरल ब्रीदिंग को आपने फॉलो करना है यहां पे। बहुत अच्छे। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। आप अपने रिदम से अपनी रिस्ट को रोटेट करवाते रहें। बहुत ज्यादा ना फास्ट जाए, ना ही बहुत ज्यादा स्लो जाना है। एक रिदम आपको बना के रखना है। बहुत सुंदर। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम लोग अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, हाथ इस तरह से सामने की तरफ लेके आएंगे। अब यहां से हमने रिस्ट रोटेशन फिर शुरू करना है। अब ये रिस्ट रोटेशन किस तरह से, पूरा रोटेशन नहीं है, एक तरह का ये इन्फिनिटी का आप साइन बना रहे हैं। इस प्रैक्टिस को हमने कई बार पहले भी किया हुआ है। ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है रिस्ट अवेकनिंग के लिए, रिस्ट स्ट्रेंथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप इसकी रिपीटेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये सिर्फ रिस्ट पे ही आपका काम नहीं करती है, ये आपके आर्म और शोल्डर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने लगती है। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी अभ्यास के साथ साथ। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे वाले हिस्से की ओर। तो साथ में है पवन जी और ये डेमोन्स्ट्रेट करने में मदद करेंगे, जहां से हम लोग आसनों को समझेंगे। तो यहां पर भरमान आसन यानी कि टेबल टॉप पोजीशन में आपको आ जाना है। टेबल टॉप पोजीशन के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। यहां पे आपके हाथ जो है वो शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें, घुटने हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, आपके रिस्ट और शोल्डर एक सीध में रहेगा। अपने एंकल को पीछे से स्ट्रेच करवाएं और जमीन से चिपका के रखें। अब यहां से हम लोग करने जा रहे हैं व्याघ्रासन का अभ्यास। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहां से गौ मर्जरियासन करते हैं, उसी से ही जुड़ा हुआ सिमिलर प्रैक्टिस है व्याघ्रासन, जिसे टाइगर पोज भी कहते हैं। चलिए, तो व्याघ्रासन के लिए आपने श्वास को भरना है और अपने दाहिने पैर को ऊपर को उठाना है, जिसमें आपकी चेस्ट नीचे जाएगी, पेट नीचे जाएगा, पांव ऊपर जाएगा और सिर ऊपर आएगा। इस तरह से बैक में आर्च बनाते हुए आपने अपने पैर को उठाना है, सिर को उठाना है। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए घुटने को नीचे लेके आना है, और जिसमें आपका माथा और घुटना एक दूसरे के पास पे आएगा। अपनी थाई को उठा करके पेट के पास लगाने का प्रयास करें, हथेलियों को जमीन पर प्रेस करें और मिड बैक को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे। राउंड शेप में आपकी स्पाइन बन जाएगी। बहुत अच्छे। कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस को। वापस से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, यानी कि अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सिर को उठाएंगे और चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे, बेली को नीचे लेके जाएंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके जाएं, पांव को भी नीचे लाएं, घुटना और माथा पास में आएगा और स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे, जिसमें मिड बैक को आप ऊपर को लिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च को बनाएंगे,
श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लेकर के आएंगे। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आएंगे। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आए। एक बार और श्वास को भरें, आर्च बनाएं, रुकेंगे यहां पर, होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे, धीरे से राउंड शेप में लेकर के आएंगे और यहां भी होल्ड करें, रुकेंगे, 1, 2। आपकी थाई उठ करके आपके पेट के पास आके चिपकेगी और जो आपका बेली बटन है वो अंदर को सक होगा और कोर एंगेज होगी। 3, कंटिन्यू, 4, होल्ड करके रखें, 5। अब धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे और पांव को आप स्विच करेंगे। यहां से आपने श्वास को भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, बैक में आर्च बनाना जैसे कि आपने पहले किया था। एंकल आपका ऊपर की तरफ को स्ट्रेच होगा, सिर को ऊपर उठाएंगे, अच्छा सा आर्च बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने स्पाइन को राउंड शेप में लेके आएंगे, यानी कि घुटना और माथा एक दूसरे के पास में आएगा। मिड बैक को जितना हो सकता है ऊपर के ऊपर लिफ्ट करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए फिर से आपने आर्च बनाना है, सिर को उठाना है, चेस्ट नीचे जाएगा, पेट नीचे जाएगा, पांव ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आएंगे जिसमें घुटना माथा पास में आएगा। मिड बैक को लिफ्ट करेंगे, स्पाइन राउंड शेप में आएगी। बहुत अच्छे, कंटिन्यू, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेकर के आएंगे, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेकर आएंगे, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेके आएंगे। चलिए एक बार और करते हैं, श्वास भरे, आर्च बनाए, रुकेंगे यहां पर, होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आए, मिड बैक को लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, अपनी थाई को उठा करके पेट से चिपकाएं और अपनी बेली बटन करेंगे, नाभि को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना और कोर को एंगेज करना। होल्ड, 1। अपने पंजे को भी उठा के रखें, हिप के पास चिपकाने का प्रयास करें, 2, जितना उठा सकते हैं, 3, 4, 5। धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे, अब यहां से पीछे वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं, हिप को पूरा पीछे लेके चले जाएं, घुटनों को मिला लें। अब हम लोग यहां पर क्विकली रिस्ट रोटेशन करेंगे, उंगलियों को वापस से इंटरलेस करना है, एल्बोज को मिलाना है और फिर जैसे हमने पहला अभ्यास किया था वैसे ही आपने रिस्ट को यहां पर रोटेट करना शुरू कर देना है। तो एक क्विक रिलैक्सेशन देते हैं रिस्ट के लिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे आगे की प्रैक्टिस की ओर। आराम से आपको ब्रीदिंग लेते रहना है, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। बहुत अच्छे, एक क्विक रिलैक्सेशन के बाद आपको वापस से भरमानासन में आ जाना है। अब यहां पे हम लोग सिमिलर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जैसे हमने पहले किया था, पर थोड़ा सा अंतर है। अब उसको एक बारी देख लें, देख करके समझ लें, फिर इनके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहां पे श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को आगे लेके जाना है और लेफ्ट लेग को पीछे को किक करके पीछे की तरफ को लेकर के जाना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ना है, हाथ पीछे जाएगा और एंकल को पकड़ने का प्रयास करें, आर्च बनाए, आर्च में चेस्ट आपने ओपन करनी है। फिर श्वास को भरते हुए आपने अपने पांव को पीछे को सीधा करना है, हाथ को वापस से सेंटर पे लाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे, स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे, घुटना और एल्बो पास पे आएगा। बहुत अच्छे, चलिए पवन जी वापस आ जाएं। आपने प्रैक्टिस देख ली, प्रैक्टिस आपको समझ में आ गई है, तो इसी तरह से आपने प्रैक्टिस को करना है। एक बार दूसरा हाथ से भी दिखला देता हूं ताकि प्रैक्टिस दोनों साइड से आपको दिख जाए। यहां पे आपने श्वास को भरते हुए लेफ्ट आर्म को आगे की तरफ को स्ट्रेच करना है, राइट लेग को पीछे को, श्वास को छोड़ते हुए आर्च बनाएंगे, एंकल को पकड़ेंगे। इस तरह से ये आपका सेकंड स्टेप है। फिर वापस से श्वास को भरते हुए बॉडी को सेंटर पे ले आएंगे जिसमें आपका हाथ आगे, पांव पीछे को स्ट्रेच करेगा। श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे जिसमें आपकी एल्बो और नी पास में आएगी। वापस आ जाए। ऑलराइट, पहले हम लोग इसी तरह से एक हाथ और एक पांव, यानी कि सबसे पहले हम लोग राइट आर्म को फॉरवर्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे को किक करेंगे और इसी से ही हम लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसे रिलीज करके फिर हम लोग दूसरे पांव और हाथ से करेंगे। अल्टरनेट नहीं है, पहले एक साइड से हम लोग कंप्लीट करेंगे रिपीटेशन, फिर दूसरी साइड से। नाउ रेडी, चलिए। श्वास को भरते हुए राइट आर्म को स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आर्च बनाए,
एंकल को पकड़ेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, पांव को ऊपर को खींचेंगे, ऊपर को खींचें, अच्छा आर्च बनाए, श्वास को भरते वापस से सेंटर में आ जाए, पांव पीछे को, हाथ सामने, श्वास को छोड़ते स्पाइन को राउंड शेप में लेके आएंगे जिसमें कोहनी और घुटना पास में आएगा। बहुत अच्छे, कंटिन्यू, श्वास को भरते वापस से सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए आर्च बनाएंगे, एंकल को पकड़ेंगे, श्वास को भरते हुए वापस से सेंटर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लेके जाएंगे, कोहनी और घुटना पास में, वापस से श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें आर्च, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राउंड, एक बार और, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें आर्च, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राउंड। बहुत बढ़िया। हाथ और पैर को नीचे ले आएंगे, स्विच करेंगे साइड को, श्वास को भरते हुए लेफ्ट आर्म को स्ट्रेट करेंगे, राइट लेग को पीछे को किक करते हुए स्ट्रेट करवाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे और आर्च बनाएंगे जैसे कि हमने पहले किया था, पांव को पीछे की तरफ को पुश करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, फिर से श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आएंगे, वापस श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे, चलिए श्वास को भरते हुए वापस से सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए आर्च बनाए, श्वास को भरते हुए सेंटर में आए, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लेकर के जाएं, फिर से श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें आर्च, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राउंड, एक बार और, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें आर्च, श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें राउंड। अब धीरे से वापस आ जाएंगे और यहां से आपने फिर से वज्रासन की स्थिति में जाकर के बैठ जाना है, उंगलियों को इंटलेस करेंगे और वापस से रिस्ट रोटेशन मूवमेंट जो हमने अभी किया था इसी को ही आपने फिर से करना है। अच्छे से अपने रिस्ट को रिलैक्स कर लें, आराम पूर्वक अपनी ब्रीदिंग को चलाते रहें, यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्लो और डीप कंटिन्यूसली चलती रहेगी, प्रैक्टिस के दौरान भी, प्रैक्टिस के बाद भी। ऑलराइट, इस प्रैक्टिस के बाद हमने अपने पैरों को सामने लेके आना है क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं अर्ध नवासन की स्थिति। अर्ध नवासन कुछ लोगों के लिए नवासन जो इसकी पूर्ण स्थिति होती है उससे भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि अर्ध नवासन की स्थिति में आपकी कोर मैक्सिमम एंगेज हो जाती है। तो वही अर्ध नवासन हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। तो यहां पर अर्ध नवासन के लिए थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, मैट के सेंटर पे आप आ जाएं, पैरों को सामने की तरफ कर लें। ऑलराइट, यहां से आपने अपनी स्पाइन को बिल्कुल लूज करना है, रिलैक्स रखना है, राउंड शेप में आने देना है और बॉडी को पीछे की तरफ को लेकर के जाना है। अब आपका कोर धीरे धीरे एक्टिव होता चला जाएगा और नीचे जाएं और नीचे जाएं, आपकी लोअर बैक लगने लग जाए, इतना नीचे लेके जाएं जिसमें आपके शोल्डर उठे रहे, सिर उठा रहे और पैरों को आपने उठाना है, फिर आपने हाथ भी पैरों की तरफ उठाना शुरू कर देना है। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी जिसमें आपके फीट फ्लैक्स होंगे, पैरों को चिपका के रखें, एड़ियों को स्ट्रेच करवाएं, थाइज को एंगेज करेंगे, होल्ड करेंगे, यहां पर रुकेंगे, वी होल्ड फॉर 5 1, रुके रहें। ब्रीदिंग आपकी शैलो होगी, 2 डीप ब्रीदिंग करेंगे तो बॉडी शेक करने लग जाएगी, डीप ब्रीदिंग ना करें। 3 4 5, बहुत अच्छे। अब यहीं से ही पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पूरा नीचे चले जाएंगे, हाथों को बगल पे खोल लें। एक छोटा सा रिलैक्सेशन आपको यहां पर लेना है, यानी कि यहां लेटने के बाद तुरंत ही श्वास पे और भी अच्छा ध्यान लेके जाना है और लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। ऑलराइट, तो यहां पर एक क्विक रिलैक्सेशन के बाद हमने पेट के बल लेटना है क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं यहां पे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन जिसे हम लोग अंग्रेजी में बो पोज कहते हैं। तो आपने इस साइड को फेस कर लेंगे, तो यहां पर पवन जी इस साइड को फ्रंट लेकर के फेस करेंगे ताकि आपको इनकी बॉडी अच्छे से दिखलाई दे। धनुरासन की हम लोग यहां पर सामान्य प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस है इसकी जब होल्डिंग होती है तो ये प्रैक्टिस स्ट्रेंथनिंग बेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी फिर वहां पर मायने कम रखती है, स्ट्रेंथनिंग वहां पर ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है हमारी पूरी ये स्ट्रेंथनिंग बेस है, तो हम लोग स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे। तो इसीलिए जो वेरिएशन हम करने जा रहे हैं यहाँ पर धनुरासन का वो स्ट्रेंथनिंग बेस है। बहुत सिंपल है, आप भी इनके साथ में कर सकते हैं, यानी कि आपको अलग से वॉच करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको देखना है तो अभी आप देख लें और फिर वीडियो को रिपीट करके पीछे जाकर के फिर आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो रेडी हो जाएं। यहां से आपने अपने एंकल को पीछे अच्छे से स्ट्रेच करवाना है,
पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, बटक्स को रोल करते हुए प्यूबिक बोन को जमीन में प्रेस करना है। फिर यहां पे आपने माथे को जमीन पे रखना है, घुटनों को मोड़ना है और एंकल को पकड़ने का प्रयास करना है। एक एक करके अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे। कहां से पकड़ना है? आपने बाहर से पकड़ना है। अगर आप अपने पैर को ऊपर से पकड़ते हैं, यानी कि आप पंजों के पास से पकड़ते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके एंकल जॉइंट में स्ट्रेंथ हो। अगर आपके एंकल जॉइंट्स आपको लगता है कि वो उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ऊपर से कभी भी ना पकड़े, नहीं तो इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपका एंकल ओवर स्ट्रेच हो जाता है और बाद में उसमें काफी दिक्कतें आने लग जाती है और कई दिन तक आपको चलने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए प्रयास करें एंकल के पास से पकड़ने का। कहां से पकड़ना है आपको? इस स्थिति में एंकल के पास से पकड़ने का यहां पर आपको प्रयास करना है, फिलहाल इस वाली पोजीशन में जो हम लोग करने जा रहे हैं। फिर यहां पर आपको अपने फुट को फ्लेक्स करना है, फ्लेक्स अवस्था में लेके आए। अपनी हील को सामने की तरफ को पुश करेंगे, आपके टोज स्ट्रेच होंगे और नीचे की तरफ को पॉइंट करेंगे जहां पर आपका घुटना है, घुटने की तरफ को पॉइंट करेंगे। यह स्थिति आपकी बनेगी बिगिनिंग की। ऑलराइट, नाउ रेडी। अब यहां से आपने अपनी थाइज को जमीन पे प्रेस करना, उठाना नहीं है, जमीन पे प्रेस करना है, श्वास को भरना है और धीरे धीरे अपने सिर को उठाना है, शोल्डर को उठाना है, चेस्ट को उठाना है और अपनी हील को अपने हिप से दूर लेके जाना है। अपनी हील्स को अपने हिप से दूर लेके जाना, पुश करेंगे पांव को पीछे 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 पीछे, सिर्फ पांव की तरफ से, चेस्ट की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं होगा, पांव की तरफ से पुश करेंगे। अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक्टिव करके रखें, टाइट से पकड़ें अपने एंकल को, होल्ड करेंगे, यहां पर रुकेंगे, अपना मैक्सिमम दें और रुकें। 1, रुके रहेंगे, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। 2, बहुत अच्छे से पीछे को पुश करें, थाइस को जमीन पे लगा के रखें। 3, 4, 5। अब धीरे से अपने पंजों को अपने हिप के पास पे लाएंगे। आपकी जो हील्स हैं वो धीरे धीरे हिप के पास आएगी और धीरे धीरे फिर आपने चेस्ट को भी नीचे लेके जाना है। एकदम से झटके से नहीं जाना है, बहुत ही धीरे से कंट्रोल मैनर पे आपको जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने की। एंकल को यहां पर रिलीज कर देंगे। अब मकरासन में हम लोग जा रहे हैं। एंकल को रिलीज करने के बाद पैरों को मिला लें और एंकल को स्ट्रेच करवाएं। हाथ आपको अपने सिर के सामने लाना है, एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर रखना है और अपने माथे को अपने हथेली के ऊपर रख लें। इस तरह से आप मकरासन की इस स्थिति में आकर के रेस्ट करेंगे। मकरासन के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों, उसी में से ये एक प्रकार, एक वेरिएशन है, तो कंफ्यूज ना हो। अगर आपने कोई दूसरा मकरासन कभी देखा हुआ है तो ये उसी का ये एक वेरिएशन है, ये मान लें। ऑलराइट, यहां पर आपको छोटा सा एक रेस्ट है और जिसमें आपने आते ही अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है, जिससे आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे और हार्ट बीट को भी नॉर्मल करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर कुछ सेकंड बिताने के बाद हम लोग चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है सुख घेरंडासन। सुख घेरंडासन की तैयारी करते हैं, जिसमें आपने अपने हाथों को आप सिर के नीचे से निकाल लेना है और पीछे लेके जाना है। सुख घेरंडासन की स्थिति में हम लोग एक पांव से भेकासन करते हैं और दूसरे पांव से धनुरासन करते हैं। ये दो आसनों का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अभ्यास को साथ में करने का प्रयास करें जितना कर सकते हैं। यदि आपको देख करके पहले समझना है तो पहले देख करके समझ लें और फिर वीडियो को पीछे ले जाकर के साथ में अभ्यास कर सकते हैं। नाउ रेडी? तो यहां पे आपने अपने दाहिने घुटने यानी कि राइट नी को बेंड करना है और इसको हम लोग लेके जाएंगे भेकासन में। तो भेकासन के लिए यहां पे आपने इसे इनर एज से पकड़ना है, अंदर वाले हिस्से से इनर एज से पकड़ना है और फिर यहां पर कैसा यह हाथ घूमता है आपका, इनर एज से पकड़ने के बाद आप अपने हथेली को यहीं से ही रोटेट करवाते हो और फिर इस तरह से ये आपका जो हाथ है वो पंजे के ऊपर से आ जाता है। हथेली आपके पंजे के ऊपर से आती है और फिर आप इसे यहां से प्रेस करते हुए, अपने पंजे के पास से प्रेस करते हुए नीचे को दबाते हो ताकि आपके नी पे अच्छा सा स्ट्रेच आए, क्वाड्स पे अच्छा सा स्ट्रेच आए। ये है आपकी भेकासन की स्थिति। अब हम लोग दूसरे पांव से करने जा रहे हैं धनुरासन। दोनों तरफ से ये स्थिति बनेगी, यानी कि एक से भेकासन दूसरे धनुरासन, तब ये बन जाता है सुख घेरंडासन। ऑलराइट, तो चलिए दूसरे पांव के घुटने को मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब अपने एंकल को पकड़ना शुरू करेंगे। यहां पर एंकल को आपने बाहर से पकड़ना है। अब पहले तो हमने जैसे उस वाले पांव में अंदर से पकड़वा के फिर रोटेट करवाया था, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको आउटर एज की तरफ से एंकल को पकड़ना है। ऑलराइट, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं घेरंडासन की ओर। यहां से आपने श्वास को लेना है। श्वास को लेते हुए
अपने लेफ्ट लेग को एक्टिव करते हुए पीछे की तरफ को पुश करवाना है, अपने पंजे को ऊपर उठाना है, हिप से दूर लेके जाना है, दूर लेके जाना और पीछे को पुश करते जाएं, अपने पाँव को, अपने लेफ्ट फुट को पीछे को पुश करते जाएं और पीछे को पुश करें। चेस्ट पे ज्यादा, अपने लोअर बैक पे ज्यादा लोड ना लाएं, चेस्ट को ज्यादा ऊपर को उठाने का प्रयास ना करें, सिर्फ आपको पाँव पे ध्यान देना है। ये पाँव और ये आपका हाथ, यही आपके चेस्ट को उठा देगा, आपकी बैक बेंडिंग भी हो जाएगी, स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी इसी पोज के अंदर। चलिए, पाँव को जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएं और ऊपर को उठाएं, जिसमें आपकी थाई भी जमीन से उठ जाती है। आप जिस पाँव से भेकासन कर रहे हैं उसकी थाई जमीन पे लगी रहती है, जिससे धनुरासन कर रहे हैं उसकी थाई ऊपर को उठ जाती है जमीन से। रुकेंगे, यहां पर होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, शैलो ब्रीदिंग करें यदि बॉडी शेक कर रही है तो। 2, अपना मैक्सिमम दें। 3, ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान एक बिंदु पे लगा लें, ज्यादा कठिनाई के बारे में ना सोचें। 4, बहुत अच्छे, रुके रहेंगे। 5, अब धीरे से अपनी हील को हिप के पास ले आएंगे और धीरे धीरे चेस्ट को नीचे और माथे को भी नीचे। बहुत अच्छे। अब यहां पर हम लोग प्रैक्टिस को स्विच करने वाले हैं, यानी कि लेफ्ट लेग से करेंगे भेकासन, राइट से करेंगे धनुरासन। तो पूरा माथा नीचे रख लें। अब इसके बाद अपने दोनों एंकल्स को पहले छोड़ लें, फिर धीरे धीरे हम लोग यहां पर हाथों को सेट करेंगे। अब हमने यहां पर अपने लेफ्ट फुट को ग्रैब करना है, इनर एज की तरफ से, अंदर की तरफ से इसे पकड़ लें और फिर यहां से आपने हाथ को रोटेट करवाते हुए पंजे के ऊपर की तरफ को लाना है। बहुत अच्छे। इस तरह से ये आपकी भेकासन की स्थिति हो जाएगी। जैसे जैसे आप दूसरे पांव को धनुरासन में उठाएंगे वैसे वैसे ही आपको यहां पर अपने पंजे को, अपने लेफ्ट फुट को नीचे जमीन की तरफ, हिप के बगल पे जमीन की तरफ दबाना है। यहां पर आपका जो आपकी जो हील है वो हिप पे नहीं आ रही, हिप के बगल से नीचे को जा रही है भेकासन में। तो यहां पर इन्होंने अपना दूसरा पांव पकड़ लिया, ऐसे ही आपको भी अपना दूसरा पांव पकड़ लेना है, यानी कि राइट फुट को पकड़ लेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से अपने राइट फुट को ऊपर की तरफ को उठाना शुरू करें, हिप से दूर लेके जाएं और लेफ्ट फुट को नीचे जमीन की तरफ को प्रेस करें। राइट फुट को हिप से दूर लेके जाएं, दूर लेके जाएं। यहां पर आप चाहें तो एंकल को फ्लेक्स कर सकते हैं यदि नी पे प्रेशर आ रहा है तो, नहीं तो आपने पॉइंट करना ऊपर को, और जितना हो सकता है अपने हील को ऊपर को उठाना है सीलिंग की तरफ और पीछे की तरफ को धकेलना है, पीछे को धकेलना है। अपने हाथ और पैर की ताकत का प्रयोग करें ताकि चेस्ट आपकी नेचुरली इस फोर्स से, आपके हाथ और पैर के फोर्स से नेचुरली ऊपर को लिफ्ट होने लगे। यह है आपका सुघेरंडासन, जिसे सेज घेरंडासन भी कहा जाता है। ये महर्षि घेरंड जी के नाम से ही इस आसन का नाम पड़ा। महर्षि घेरंड जी महान हठ योग के विद्वान थे, जिनके नाम से एक पुस्तक हमको देखने के लिए मिलती है जहां पर सब साधनों के बारे में बतलाया जाता है। उसका नाम है घेरण्य संहिता। ऑलराइट, अब यहां पर कुछ क्षण बिताने के बाद रुके रहेंगे। मैं यहां पर 5 काउंट करूंगा, अभी मैं रुका नहीं हूं, हमने होल्ड करना है, मैक्सिमम देना है प्रैक्टिस में। होल्ड करके रखेंगे। 1, क्विक 5 काउंट है, रुके रहें। 2, बहुत अच्छे। 3, 4, 5। अब धीरे से उठे हुए पांव को, यानी कि अपने राइट फुट को नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे सिर को भी नीचे ले आएंगे। एंगल को रिलीज करेंगे, वापस से मकरासन की जो अवस्था हमने पहले बनाई थी उसी में वापस चले जाएं। बहुत अच्छे। यहां पर रुकने के बाद आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हम लोग यहां पर 2 रेस्टिंग पॉइंट पे रेस्ट करेंगे। अभी पहला है मकरासन, जिसमें हम लोग अभी हैं, जहां पर आपने कुछ सेकंड, 2, 4, 5 सेकंड रुकना है बस। और दूसरा रेस्टिंग पॉइंट है चाइल्ड पोज। तो चलिए चाइल्ड पोज की अब तैयारी कर लेते हैं। चाइल्ड पोज के लिए आपने हाथों को खोलना है, चेस्ट के पास पे लाना है हथेली को, फिर यहां से पुश करना है और उठना स्टार्ट कर देना है जमीन से। श्वास को भरें, श्वास को रोकें और पुश करेंगे। पैरों के अंगूठे मिलेंगे और घुटनों को आगे से फैलाएं और फिर हिप को पूरा नीचे अपने हील्स के ऊपर रख लें और अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ को स्ट्रेच करवाते हुए आगे को झुक जाएं। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे। स्पाइन को लेंथन करते हुए आपने इस आसन में जाना है और माथे को जमीन पर रख देना है। इस तरह से इस स्थिति में आकर के रुक जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। ये बैक को स्ट्रेच देगा, यानी कि आपकी स्पाइन को एक रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में लेकर के जाएगा। अब यहां पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद आपने धीरे से उठना है और अगले आसन की हम लोग यहां पे तैयारी करेंगे। पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके यहां पर आसन को बतला देंगे, क्योंकि थोड़ा एडवांस आसन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा
आसन होने वाला है वृश्चिकासन, जिसे स्कॉर्पियन पोज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर का ड्रीम होता है किसी दिन वो स्कॉर्पियन पोज कर पाए। तो यहाँ पर पवन जी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्कॉर्पियन। पहले हम लोग मैट पे एक बारी देख करके समझ लेंगे, और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो वॉल के साथ पे करेंगे, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर मैट पे हम लोग सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक ब्लूप्रिंट उस आसन का आपके दिमाग में आ जाए कि ये आसन ऐसे दिखलाई पड़ता है। फिर हम लोग इसी आसन को वॉल के सहारे पे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप इसको मैट पे करते हैं तो आपका चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज एक साथ आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी देता हूं इस आसन की। ये आसन को करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके फोर आर्म में होनी चाहिए। बाइसेप्स ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ, डेल्टोइड की स्ट्रेंथ, ट्रेपीजियस की स्ट्रेंथ, अपर बैक की स्ट्रेंथ, ये सारी स्ट्रेंथ आपको चाहिए रहती है स्कॉर्पियन के लिए। इसके साथ ही आपको लोअर बैक की स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ती है, कोर की स्ट्रेंथ की भी जरूरत आपको पड़ती है स्कॉर्पियन के लिए, और पैरों के साथ कनेक्शंस आपका अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही स्कॉर्पियन के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। कहां से? शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, मिड बैक और लो बैक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको बेसिक अपर बैक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, आपको क्वाड्रिसेप्स इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो आपको बहुत सारे अलग अलग एरिया से फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि काफी सारा चैलेंज एक साथ आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी भी कठिन आसन को करते हैं, कोई एडवांस आसन को करते हैं जिसमें बहुत सारे चैलेंज एक साथ होते हैं, तो किसी चैलेंज को हम कम कर देते हैं। इन सारे चैलेंज के साथ इसमें एक और चैलेंज है, वो है बैलेंस। तो यहां पे हम उस बैलेंस के चैलेंज को कम कर देंगे, जिसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल का सपोर्ट लेते हैं। अब बाकी के बचे आपके स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी वाले चैलेंज, उसके लिए तो आपका जैसे जैसे आप आसन को करेंगे वैसे वैसे आपका शरीर तैयार होता रहेगा, और फिर आपके लिए आसन आसान होता चला जाएगा। तो चलिए यहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। जैसे हम लोग पिंच मयूरासन करते हैं और या फिर डॉल्फिन पुशअप करते हैं, जैसे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं हाथों का, वैसे ही आपने यहां पर आगे को झुक के मेजरमेंट लेना है कि आपने कोहनी के पास से पकड़ना है और देखना है कि आपकी एल्बो और शोल्डर एक सीध में है कि नहीं, और फिर हाथों को खोल लेना है। यदि आपने इस आसन को पहले किया है और आपको गिरने का कोई डर नहीं, आप बैलेंस कर लेते हैं, हालांकि आसन में बैलेंस नहीं कर पाते हैं परंतु कभी गिर रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे वापस आना है, और हाथों में स्टेबिलिटी नहीं आती, हाथ मूव करते हैं, शेक करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं फील होती है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस आसन को करने के लिए आप हाथों के बीच में स्टेप लगा लें। यदि आप स्टेप लगाएंगे तो हाथों पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। थोड़ा बहुत जो हाथ शेक कर रहे थे वो शेक नहीं करेंगे, हाथ जो मूव कर रहे थे डिस्कंफर्ट लग रहा था वो डिस्कंफर्ट अब फिर आपको नहीं लगेगा। परंतु जब आप स्टेप का प्रयोग करें तो हमेशा हाथ को बाहर की तरफ पुश करें, अपोजिट डायरेक्शन में, शोल्डर लेंथ पे स्टेप को फिक्स कर लें और फिर हाथों को अपोजिट डायरेक्शन, ताकि स्टेप टाइट हो जाए एकदम हाथों पे, तब जाकर के आपको उसका सही बेनिफिट मिलता है। और उसके अलावा आप चाहें तो हथेलियों के बीच में, जैसे हम लोग पिंच मयूरासन में करते हैं कि आप चाहें तो हथेलियों के बीच में ब्लॉक लगा सकते हैं। ब्लॉक भी आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। और दूसरा एक मिस्टेक लोग करते हैं, जैसे ही स्कॉर्पियन में जंप करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो इस आसन में आते हैं, थोड़ा सा आगे को आएंगे, जब वो जंप करके पैरों को ऊपर लाते हैं तो शोल्डर को बहुत आगे लेके जाते हैं, जिससे बाद में वो अपनी बॉडी के वेट को संभाल नहीं पाते हैं और फिर उनको माथा या चिन जमीन पर रखना पड़ता है, जिसका बाद में गर्दन के पीछे पे गलत प्रभाव पड़ता है, गर्दन पे काफी प्रेशर आने लगता है और नेक इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ब्लॉक हम लोग सामने रखते हैं तो हमको थोड़ा सा डरा के रखता है कि चिन रखने की कोई जगह नहीं, सर रखने की जगह नहीं, तो आपको पीछे करके रखना है। यानी कि जब आप आगे आएंगे इस स्थिति में तो आपने ये वाले हिस्से को अच्छे से प्रेस करना है, यानी कि फोरआर्म, हथेली अच्छे से प्रेस होगी, और शोल्डर को जैसे ही आपका पांव ऊपर चढ़ेगा तो शोल्डर को आपको ऊपर को, पीछे और ऊपर को लिफ्ट करके रखना है, आगे ज्यादा आगे नहीं आने देना है। हल्का सा एल्बो की लेंथ से या हल्का सा शोल्डर यहां तक आ सकते हैं, हल्का सा आगे आके दिखाएंगे। देखिए ये एक अच्छी पोजीशन होती है, यहां पर भी आप बैलेंस कर पाएंगे, लगभग इतना भी ओके आप बैलेंस कर सकते हैं। परंतु अगर आप इतना इस एंगल तक अगर आगे आ जाते हैं फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, फिर आपको सिर माथा नीचे रखना पड़ता है, और जिसको रखने के बाद नेक पे आपके इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये आपकी बेसिक फाउंडेशन है, चाहे वॉल के साथ करें बिना वॉल के साथ करें, आपको ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब यहां से आपने घुटनों को ऊपर उठाना है, अधोमुख श्वान आसन जैसी ये स्थिति है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आप आएंगे। अब यहां से एक पांव को आपने अंदर कर लें, जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग है उसको अंदर कर ले। अब इस स्ट्रॉन्ग लेग को आपने यहां पर प्रेस करना है, श्वास को भरना है, ब्रीदिंग के साथ में आप हमेशा जंप करते हैं, श्वास को भरते हैं और रोकते हैं, अंतर कुंभक यहां पर लगाना है, और फिर आपने स्ट्रॉन्ग लेग को प्रेस करना है और जो पीछे वाला पांव है इसको ऊपर किक करते हुए लेके जाना है। इस तरह से किक करते हुए लेके जाएंगे,
पहले पाँव को पूरा स्ट्रेच करवा लें, पैरों को मिला लें, पंजों को यहां पर, एंकल को स्ट्रेच करेंगे। जब ऊपर आ जाए तब श्वास को छोड़ें, आप ब्रीदिंग आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, इस तरह से करें। फिर आपने यहां से धीरे धीरे आर्च को बढ़ाना है, धीरे धीरे आर्च को बढ़ाएंगे, फिर घुटनों को मोड़ना स्टार्ट करना है। इस तरह से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते जाएंगे। आर्च जितना गहरा हो सकता है आर्च को बनाएंगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और पैरों को नीचे लेते आएंगे जितना आप लेकर के आ सकते हैं। रुकेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जितना भी आप रुक सकते हैं, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, जितना भी आप रुक सकते हैं रुकें। और जब आपको लगे कि स्ट्रेंथ जा रही है, उससे पहले ही आपने धीरे से पैरों को ऊपर लेके आना है, और फिर एक एक करते हुए पैरों को नीचे ले आना। पहले एक पांव को ले आए, फिर दूसरे पांव को नीचे लेके आए, फिर बालासन में जाकर के आप रेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप स्कॉर्पियन पोज को करेंगे। मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूं चीजों को जिनको आपको ध्यान रखना है। बेस पोजीशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें शोल्डर को बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है, रिमेंबर। दूसरा, जब आप किक करके ऊपर आ रहे हो तो स्ट्रॉन्ग लेग को अंदर रखना है आपने, और उसको प्रेस करना है और फिर जंप करना है। दोनों पाँव को एक साथ नहीं उछालना है, एक एक करके लेके आए। तीसरा, जब आप ऊपर पैरों को ले आएंगे तो पाँव को चिपका लें और एंकल को स्ट्रेच करवाएं, ऊपर को पैर को खींचें। कौन सी वाली स्थिति है हमारी? पिंच मयूर आसन की, फेदर्ड पीकॉक पोज पे अच्छे से आना है आपको। फिर उसके बाद चौथा, आपको पहले पाँव को बेंड नहीं करना ऊपर से, पहले आर्च बनाना है। पहले आपको बैक पे आर्च बनाना है, तो आपने चेस्ट को हल्का हल्का सा ओपन करना स्टार्ट कर देना है, शोल्डर को थोड़ा सा ब्रॉड करना है, चेस्ट को ओपन करना है, और फिर आर्च बनाते चले जाना है। पाँव एकदम से स्ट्रेच करवाएं और आर्च पोजीशन में ले आए। फिर आर्च बनने के बाद एंड में आपको घुटनों को मोड़ना है, और फिर देखना है कि इस स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के साथ में आप कितना पाँव को नीचे लेकर के आ पाते हैं, कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है पाँव को नीचे लेकर के आ जाते हैं। मैंने इसलिए ध्यान देंगे मेरे शब्दों में, मैंने पहले बोला स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, जो कि ग्राउंडिंग में आपको बना के रखनी है, और वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के ही साथ में आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए अपनी बॉडी को, अपने घुटनों को मोड़ना है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है आपके लोअर बैक से मिड बैक से, फिर आपको घुटनों को मोड़ते पाँव को नीचे लाना है। इस तरह से आपका ये स्कॉर्पियन होगा, विदाउट वॉल और विद वॉल। चलिए अब प्रैक्टिस को साथ में करेंगे हम लोग वॉल के सहारे। तो उसके लिए हम लोग मैट को दीवार के सहारे लेकर के चले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले उपाय बताया कि आप चाहें तो हाथों में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेप को आप अपने हाथों के बीच में फंसा सकते हैं, जिससे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। और आप चाहें तो ब्लॉक को रख सकते हैं, जो आपको अलग से एक स्टेबिलिटी और आपको एक बाउंडेशन देगा, एक सीमा बनाएगा कि आपको सिर आगे नहीं लेके जाना है, शोल्डर्स को उठा के रखना है, या ध्यान रखें शोल्डर आगे नहीं आना चाहिए। तो चलिए तैयारी करेंगे वॉल के पास पे जाने का। तरीका वही है जो आपको पहले दिखाया था, बिना वॉल के इसलिए दिखाया था ताकि आपको पूरी पोजीशन अच्छे से दिखलाई पड़े। फोर आर्म को तैयार करें यहां पे अच्छे से, जैसा मेजरमेंट मैंने आपको पहले बतलाया था वही मेजरमेंट आपका यहां पे चलता रहेगा। एल्बो को पकड़ के खोलेंगे, हथेली को प्रेस करेंगे, घुटनों को ऊपर उठा दें, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की स्थिति में आए, अपना स्ट्रॉन्ग लेग अंदर करें, श्वास को भरें, रोकें और जंप करें। किक करते हुए ऊपर लेके आए, डरे नहीं, किक करते हुए पूरी ताकत से ऊपर लेके आए। वॉल पे आपका पांव आ जाएगा। जब आपका पांव ऊपर आ रहा हो तब घुटने को थोड़ा सा मोड़ करके लाए, नहीं तो क्या होता है कि आपकी एड़ी जोर से टकरती है दीवार पे, जो कि फिर बाद में पेनफुल हो सकता है। तो आपने क्या करना होता है, जब आप जंप करके ऊपर आ रहे हैं तो घुटने को मोड़ करके लेके आए, जिससे आपका फीट लगे, एड़ी हिट ना हो। अब यहां पर आने के बाद पैरों को स्ट्रेच करवाएं वॉल पे, एंकल एक्सटेंशन है यहां पर, फ्लेक्शन नहीं है। पंजों को बिल्कुल मिला लें और स्ट्रेच कराएं बॉडी को, ऊपर को स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। पहला है स्ट्रेच और एंगेजमेंट, जिसमें आपको बेस को प्रेस करके रखना है। फिर यहां से आपने चेस्ट को ओपन करना है, बैक पे आर्च बनाते चले जाना है। अपने ग्लूट्स को एंगेज करना है, कैसे? बटक्स को रोल करके, टेलबोन टक इन होगी, ग्लूट्स को टाइट करें और बैक पे आर्च बनाते चले जाएं। ग्लूट्स को टाइट करें और टाइट करें और टाइट करें और बैक पे आर्च बनाते चले जाएं और टाइट करें और आर्च बनाते चले जाएं। साथ साथ आप भी करते चले जाएं। बहुत अच्छे। अब यहां से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और वॉक करते हुए नीचे की तरफ लेके आए। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना आपने, बस इतना रुकना है। एक स्टेप लें, 1 या 2 स्टेप लें, उसके बाद पाँव को प्रेस करवाएं वॉल पे और आर्च को और गहरा करें और गहरा करें और गहरा करें। ये इस तरह से जितना हो सकता है मैक्सिमम जाएंगे। फिर पाँव को एक एक करके, पहले एक पाँव लेके आए, एक पाँव से बैलेंस दें वॉल पे और दूसरे पाँव को नीचे लेके आए। बस इतना करें और रुके रहें।
जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं, जहां पर आप बैलेंस और स्टडीनेस को महसूस कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। सारी कमांड आपके हाथ में है बॉडी के, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लोड पड़ रहा बॉडी का, ऐसा नहीं है। अब पूरा आपने फोर आर्म को प्रेस किया हुआ, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को एक्टिव करा है, शोल्डर को लिफ्ट करके रखा हुआ है, चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, ग्लूट्स को एकदम से एंगेज करा हुआ, टेलविन टक इन हो रखी है, पेल्विस आपका पुश हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वॉल के, और आपके पांव बिल्कुल से फर्म है अपनी पोजीशन में। वो स्थिति है आपकी एक सही स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पांव को फेंक रहे हैं। अब यहां पर कुछ समय बिताने के बाद धीरे धीरे पांव को पहले आपने ऊपर को लेके जाना है, सीधे वापस नहीं आना, ऊपर लेके जाना है, और फिर एक एक करके पांव को नीचे लाना है। पहले एक पांव ले आए, घुटने को मोड़ें, उसे नीचे लाएं, फिर दूसरा उसके पीछे पीछे अपने आप चलता हुआ आ जाएगा। इस तरह से आप आने के बाद आपको बालासन इत्यादि में आकर के या शशांक आसन में जाकर के आपको रेस्ट करना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यहां पर कुछ क्षण रुकें और बॉडी को रिलैक्स करें। एक टिप मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रैक्टिशनर ये गलती करते हैं। वो जब भी स्कॉर्पियन करते हैं, यानी कि वृश्चिकासन करते हैं, अधोमुख वृक्षासन जिसे हम लोग हैंडस्टैंड कहते हैं, हैंडस्टैंड करते हैं, चक्रासन करते हैं, इस तरह की कोई भी पोजीशन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो तब तक होल्ड करते हैं जब तक बिल्कुल वो थक ही ना जाए। और जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो किसी आसन के अंदर, बहुत ज्यादा थक जाते हो और बॉडी में फिर आपके स्ट्रेंथ नहीं रहती है, मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी वेट है वो आपके जॉइंट में गिरने लगता है, वो आपके जॉइंट में जाने लगता है, जिससे इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये गलती बहुत सारे प्रैक्टिशनर लोग करते हैं, कुछ टीचर भी करते हैं। ये गलती, जो गलती ना करनी है ना किसी को करने देना है। एज ए टीचर आपको भी सामने वाले को समझाना है, अगर आपको ये चीज पता है तो बताना है कि उतना ही रुके जहां तक आप मेंटेन कर पाए अपनी स्ट्रेंथ को। जब आपको लगे कि स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो रही है तो तुरंत वापस आ जाए। बॉडी वेट कहीं ना कहीं तो जाएगा, अगर वेट है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, और वो हमेशा ग्रेविटेशन की तरफ जाता है, और वो बॉडी में सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ढूंढता है, जहां पर उसको सेंटर मिलता है वहां जाकर के रुक जाता है। हमारी मसल क्या करती है, हमारे वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है और होल्ड करके रखती है, ताकि जॉइंट सिर्फ मोड़ने का काम करें, जॉइंट पर लोड ना जाए। जिन लोगों के मसल्स वीक होती है उनको घुटने में प्रॉब्लम होती है, नी में प्रॉब्लम होती है, बैक में प्रॉब्लम होती है। जिनकी मसल स्ट्रांग होती है उनके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मसल सारा लोड उठाती है, मसल का काम ही वही होता है। अब मसल ही आपके थक गई तो सोचो वेट कहां जाएगा, आपके जॉइंट में जाएगा। कॉमन सेंस है। तो ये गलती बिल्कुल ना दोहराएं, इसलिए पहले ही वापस आ जाए। चलिए हम यहां से करने जा रहे हैं अगला आसन। यहीं से हम लोग करेंगे हैंड स्टैंड। हमारा अगला आसन होने वाला है हैंड स्टैंड, जिसे कहते हैं अधोमुख वृक्षासन। अब आपने वृश्चिकासन का तो टेस्ट ले ही लिया है, तो यहां पर हम लोग चल रहे हैं अधोमुख वृक्षासन को करने के लिए। अब यहां पर डायरेक्ट वॉल के साथ पहले डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और बाद में आपको दिखाएंगे बिना वॉल कैसे दिखता है, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप इसे बिना वॉल के ट्राई करें, क्योंकि गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हैंड स्टैंड में। तो चलिए वॉल के पास हम लोग आ जाएंगे। आप चाहें तो एक बार इनको देख लें किस तरह से प्रैक्टिस है, और फिर वीडियो को पीछे करके आप साथ में प्रैक्टिस दोहरा सकते हैं। हैंडस्टैंड के लिए आपको अपने हाथों को पहले ही फॉर्म करके रखना है। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, जिसमें अपने अंगुलियों को फैलाना है। वॉल और अपने हाथों के बीच पे ज्यादा गैप ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि हथेली को लगभग 1 फीट, आधा फीट, 1 फीट या 1.5 फीट, 2 फीट तक दूर रखते हैं और फिर जंप करते हैं। तो क्या होता है कि बैक में आर्च बनता है और फिर एक एक पांव बाहर निकाल निकाल के बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। लगभग आपको यह समझ लीजिए कि आधे फीट से भी कम का गैप रखना है। एक थोड़ा ही गैप आपको बनाना है अपने हाथों पे और वॉल के बीच में। एक थोड़ा ही गैप रखें, बहुत ज्यादा गैप ना रखें। ये गैप आपको सिर्फ सिर उठाने में मदद करेगा। ऐसा ना हो कि जब आप सिर उठा रहे हैं तो सर लग रहा है। बस उतना ही रखें कि जितने में आप सर उठा पाए उतना ही गैप आप यहां पर रखेंगे। ऑलराइट, अब यहां से हम लोग जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हमारी जंपिंग की पोजीशन होती है। अब आपने अपने स्ट्रॉन्ग लेग को अंदर लेके आना है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग लेग है। दूसरा पांव आपका पीछे को स्ट्रेच करेगा। जंपिंग यहां पर ध्यानपूर्वक देख करके समझ ले किस तरह से जंप करना है, यदि आपको नहीं पता। स्ट्रॉन्ग लेग को आपने प्रेस करना है, श्वास को भरना है और रोकना है। श्वास बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों, ये श्वास का ध्यान रखें। श्वास भरें और रोकें, अंतर कुंभक यहां पर लगाएं और फिर यहां से हल्का सा घुटने को थोड़ा और मोड़ेंगे, बाउंस करते हुए लिफ्ट करेंगे, किक करेंगे अपने पीछे वाले पांव को। और जब पीछे वाला पांव ऊपर आएगा आपका, इसे भी ध्यानपूर्वक देखें, जब जंप करते हुए पीछे वाला पांव ऊपर आएगा तो देखो यहां पर इस तरह से आप जैसे इनका पांव मुड़ा है ऐसे आपका पांव मुड़ेगा। अगर आप सीधा लेके जाओगे तो हील आपकी हिट होगी वॉल पे, और जिससे हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए हील पे। तो इसलिए पहले पांव आपका मुड़ के आता है, जो फिर दूसरा पांव था वो सीधा जाता है, ये इसको सपोर्ट देता है, तो ये सीधा ऊपर जाता है। फिर आपको धीरे धीरे दोनों पांव को सीधा करना होता है।
हैंडस्टैंड में आपके पंजे स्ट्रेच होंगे। हालांकि दोनों पोजीशन होती है, फ्लेक्स थोड़ा सा कठिन हो जाता है बिगिनर्स के लिए या जिन्होंने अभी स्टार्टिंग में हैंडस्टैंड स्टार्ट किया हुआ है उन लोगों के लिए, तो पॉइंट करके रखें, इससे आपको बैलेंस को ढूंढने में आसानी होती है। स्ट्रेच करवाएं, हिप को थोड़ा वॉल से दूर लेके जाएं, टेलबोन को टक इन करेंगे, ग्लूट्स को एंगेज करेंगे, ग्लूट्स को एंगेज करें, एंगेज 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 योर ग्लूट्स, मोर मोर मोर, टाइटन योर ग्लूट्स, जितना हो सकता है मैक्सिमम एंगेजमेंट अपने ग्लूट्स में लाएं, पेल्विस को फॉरवर्ड करें, उंगलियों को खोल कर रखें, इसका ध्यान रखेंगे, बेंड नहीं करना है, पुश करना, हथेली को पुश करें, नहीं तो लोड आपके रिस्ट पे जाता, पुश करें और शिफ्ट करें लोड को अपने शोल्डर की तरफ, शोल्डर आपका ऊपर को लिफ्ट करेगा। आपके जो ये रिब्स हैं, बॉटम रिब्स, इनको हल्का सा अंदर की तरफ को लेकर के जाएंगे ताकि कोर एंगेजमेंट भी थोड़ा सा बने इस पोज में, और फिर पैरों को स्ट्रेच करेंगे, थाई आपके इंटरनली रोटेट करेंगे, पांव को चिपकाएं और स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से स्ट्रेच करते चले जाएं। बॉडी में एंगेजमेंट लाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोज में। चलिए अब धीरे से जब यहां पर रुक जाएं कुछ देर, तो घुटनों को मोड़ें और धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से वापस कैसे आना है, एक एक पांव करके, पहले एक पांव नीचे, फिर दूसरा पांव, और ये आसन खत्म होते ही बालासन या फिर शशांकासन की स्थिति में चले जाना है। स्थिति में रुकेंगे। सबसे पहला है आपको एंगेजमेंट, जितना हो सकता है पोस्चर के अंदर आने के बाद मसल एंगेजमेंट पे ध्यान देना है, पोस्चरल करेक्शन करना है, जो भी गलतियां उसको हटाएं, सही अलाइनमेंट लेके आए, और उसके बाद बिल्कुल हाथ को प्रेस करें, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एक्टिव करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, पैरों को ऊपर को खींचें, अपने थाइज की मसल को एंगेज करें, ग्लूट्स को एंगेज करें, कोर को भी इन्वॉल्व करें जितना हो सकता है। एंगेजमेंट पे ध्यान दें, बैलेंसिंग पे नहीं। स्टार्टिंग में जनरल करेक्शन और एंगेजमेंट, मसल एंगेजमेंट, बॉडी एंगेजमेंट, माइंड एंगेजमेंट विद योर बॉडी, ये सब एंगेजमेंट पे आपको ध्यान देना है। फिर नेचुरली आप देखें कुछ समय बाद आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये फिर अधोमुख वृक्षासन आपका होगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम एक बार में अगर आपको वो फील नहीं आ रहा है तो 3 4 5 बार इसे आप रिपीट कर सकते हैं। होल्डिंग का प्रयास करें, जितना हो सके होल्डिंग का प्रयास करना है। चलिए अब हम लोग यहां पर आपको इस पोज को बिना वॉल के दिखलाते हैं, किस तरह से दिखलाई पड़ता है। मैट को वापस से हम लोग सेंटर पे लेकर के आ जाते हैं। यहां पे बिगिनिंग पोजीशन वही है जैसे आपने किया, अधोमुख श्वानासन जैसी अवस्था पे आपको आना है। थोड़ा सेंटर ले लेंगे यहां पर, और जंपिंग के लिए जैसे हमने एक पांव पीछे किया था और एक पांव आगे किया था। देखो 2-3 तरह से जंप होती है। यदि आप अभी मास्टर नहीं कर पाए हैं हैंड स्टैंड को, तो आप वही जो प्रोसेस हमने वॉल के साथ की थी वही प्रोसेस के साथ आप जाएंगे। एक पांव पीछे, एक पांव आगे आएगा, स्ट्रॉन्ग लेग आपका अंदर आएगा, श्वास को भरेंगे, पुश करेंगे और जंप अप करते हुए ऊपर आ जाएंगे। किक कर रहे हैं और ऊपर आ जाएं, इस तरह से आएंगे। फिर पैरों को चिपका लें और आपने स्ट्रेच करवाना है, जितना हो सके पैर को ऊपर को स्ट्रेच करें, ऊपर को स्ट्रेच करें। जितना आप एंगेजमेंट बढ़ाएंगे यहां पर, उतना आपका यहां पर बैलेंस आपका दिखने लग जाएगा पोजीशन के अंदर। रिब्स को थोड़ा सा अंदर करें, रिब्स को अंदर करें। देखिए बॉडी सीधी हो गई। ये गलती होती है और लोड इनका नहीं तो लोअर बैक पे आ रहा था, ये गलती होती है, इस गलती को ना दोहराएं। चलिए एक एक पांव करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके अंदर जाने का यही एक तरीका नहीं होता, इसके अलावा भी और तरीके होते हैं। आप दोनों पैरों को एक साथ जंप करके जा सकते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। तो खाली हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि बिना वॉल के करें, रिकमेंडेशन नहीं है, खाली आपको डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि आपको पॉसिबिलिटीज भी फ्यूचर के लिए दिखलाई पड़े। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको किस तरह से करना है वो भी आप देख लें, दोनों पाँव के साथ कैसे ये आता है। अभी नहीं करना है, बस आप देखें और समझ लें। वॉल के साथ ही अभी आपको करना है। आपने अपने हाथों को अच्छे से तैयार कर लेना है, घुटनों को मोड़ना हल्का सा और श्वास को भरना है, श्वास को रोकते हुए कोर को एंगेज करना है। यदि आपको उड़ियान बंद पता है तो उड़ियान बंद आप लगा सकते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पैरों को चिपका करके मूल बंद को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास भर के अंतर कुंभक करते हुए फिर जंप करेंगे आप दोनों पैरों से एक साथ। ये एक किक करते हुए आप जंप करें और फिर धीरे धीरे दोनों पाँव को एक साथ ऊपर लेके आ जाएं। इस तरह से भी ये आपका आसन हो जाता है। वापस आने के लिए आप दोनों पाँव को भी एक साथ लेके आ सकते हैं। जैसे जैसे आपकी मास्टरी होने लगे वैसे वैसे आप दोनों पाँव को भी एक साथ लेकर के आ सकते हैं। चाइल्ड पोज में चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे। एक विशेष चीज मैं आपको बतला देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके शरीर का वजन कम है तो आपको हाथों में कम स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है किसी भी आर्म बैलेंसिंग आसन को करने के लिए, किसी भी स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस को करने के लिए। अब खड़े होकर करने वाला है आसन तो पैरों में कम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। हाथों के बल खड़े होने वाला आसन है तो हाथों पे कम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। यदि आपका वजन ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू योर वेट, कि कितना ज्यादा आपका वजन है उसके अनुसार आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ती है।
जितने ज्यादा आप अपने आर्म्स में स्ट्रेंथ गेन करेंगे उतना इजी आपका आर्म बैलेंसिंग हो जाएगा। जितने ज्यादा आप अपने लेग्स पे स्ट्रेंथ गेन करेंगे उतना इजी आपका स्टैंडिंग बैलेंसिंग पोज होने लगता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग। कई बार हम कहते हैं यार ये तो करने लगते हैं तो पतला दुबला सा है, ये तो अच्छा कर ले रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम तो हमारा तो हाथ भी बढ़िया लग रहे हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका शरीर का वजन इतना ज्यादा है कि आपके हाथ स्ट्रांग है परंतु इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपका जो वजन है, जो आपका वजन 70, 80, 90 केजी है, वो उसको उठा नहीं पा रहा है। तो आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी आर्म स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस से। अब चाहे तो प्रिपरेटिव पे चले जाएं, चाहे इसी प्रैक्टिस को रिपीट करें, वॉल के सहारे होल्ड करें, तो धीरे धीरे बॉडी आपकी उस लेवल पे अपने आप आपको लेकर के चली जाएगी जहां पर आप अपने शरीर के वजन को उठा पाएंगे। ये प्रैक्टिस समाप्त होने के बाद आपको रोलिंग करनी है, आगे पीछे रोल करें अच्छे से, अपने स्पाइन को रिलैक्स कर लें, क्योंकि स्कॉर्पियन पोज में कहीं ना कहीं लोअर बैक पे लोड आता है। हैंड स्टैंड पे भी अगर आप स्टार्टिंग में गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं लोड आता है, तो उस लोड को खत्म करने के लिए आपने रोलिंग करनी है आगे पीछे। अच्छे से रोलिंग करें, अच्छे से मसाज दें अपनी बैक को, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को रोल बैक करेंगे, बढ़ते हुए ऊपर को आएंगे, एक अच्छी मसाज दें। और उस मसाज के बाद आप करने वाले हैं रिक्लाइनिंग ट्विस्ट। यहां पर एक विशेष रिक्लाइनिंग ट्विस्ट हम लोग यहां पे करेंगे जिसका नाम है जठर परिवर्तनासन। जठर परिवर्तनासन के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है, यहां पर इस ट्विस्ट के लिए आपने पंजों को मिलाना है, हाथों को शोल्डर लेंथ में फैला लेना है, हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी, हिप को हल्का सा ऊपर उठाएं। सबसे पहले आपने अपने हिप को शिफ्ट करना है, अपने हिप को आपने राइट साइड को शिफ्ट करना है, फिर नीचे लेके आना है, घुटनों को उठा करके चेस्ट के पास फैलाएं, लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने आप अपने लेफ्ट आर्मपिट के पास पे चिपकाते हुए लेकर के जाना है और पूरा पांव नीचे रखना है, एंकल को रिलैक्स छोड़ देना है। फिर अपने लेफ्ट आर्म को अपने थाइस के ऊपर रखना है, बहुत अच्छे श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए प्रेस करना है। इसमें एक और स्टेप आता है, यदि आप चाहें थोड़ा और डीप ट्विस्ट पे जा सकते हैं और बैक आपकी और भी अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी, स्ट्रेच भी हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने पैरों को ऊपर की तरफ को उठा देना और पंजों को फिर पकड़ना है। पैर आपके ऊपर की तरफ को उठेंगे, सीधे नहीं जाएंगे वॉल की साइड को, वो ऊपर को उठेंगे जैसे हेड की साइड को उठेंगे, और फिर आपने अपने हाथ को उठा करके पंजों के ऊपर रख देना है और गर्दन को उठा करके राइट साइड को टर्न करना है। अब यहां पर आंख बंद करके आराम से इस ट्विस्टिंग पोजीशन का आनंद लें। यह आसन है हमारा जठर परिवर्तन आसन। कुछ लोग इसे रिक्लाइनिंग एब्डोमिनल ट्विस्ट कहते हैं और कुछ लोग इसे रिक्लाइनिंग स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं, नाम कई सारे हैं इसके। पोजीशन में जाने का तरीका यही है। जो मैंने हिप आपसे शिफ्ट करवाया था उसका रीजन होता है कि जब हम लोग नॉर्मल जो दूसरे ट्विस्ट करते हैं, जब हम लोग उनको करते हैं तो पीठ के बल लेट करके उनको करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो टोर्सो है, ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये उठ करके पूरा तिरछा हो जाता है, सिर से पूरा ऐसे टेढ़ी हो जाती है बॉडी। तो जब आप हिप को शिफ्ट करवाते हैं तो आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो बॉडी है, हेड, नेक और स्पाइन, ये एक सीध में ही बनी रहती है और इससे एक अलग अच्छा ट्विस्ट आपके लोअर बैक पे आता है, मिड बैक पे आता है और ये अच्छा एब्डोमिनल ट्विस्ट भी होता है, पेट पे भी देता है। हालांकि दोनों वो स्थितियां सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत होती हैं, बस यहाँ पर क्या है कि आपका पर्पस क्या है, किस तरह का बेनिफिट आप लेकर के आना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिर ट्विस्ट के रूल थोड़ा सा बदल देते हो या करने का जो स्टेप है उसको चेंज कर देते हो। तो यहाँ पर आपको हैमस्ट्रिंग में भी स्ट्रेच मिल रहा होगा, पाँव सीधे करने के बाद ग्लूट्स में भी स्ट्रेच आ रहा होगा। नॉर्मली आपको ट्विस्ट में नहीं मिलता है ये स्ट्रेच, तो ये आपको ये जो स्ट्रेच है ये आपको ये बेनिफिट भी देता है। अगर आपकी बॉडी टिल्ट होती तो इतने सारे बेनिफिट आपको नहीं मिल पाते, तो इसके बेनिफिट चेंज भी हो जाते हैं और कुछ बढ़ भी जाते हैं। ऑलराइट, कुछ श्वास यहाँ पे लेने के बाद धीरे से आपने घुटनों को मोड़ना है और फिर पैरों को वापस अपनी जगह पे लेके आना, रोल होना है, बॉडी को सेंटर पे ले आए, पंजों को नीचे रखें और हिप को वापस से सेंटर पे कर लें। जैसे पहले थे जहां पर हिप, पहले वहां ले आए, फिर उठा करके हिप को आपने अपने लेफ्ट साइड की ओर लेके जाना है और फिर नीचे जमीन पर रखना, घुटनों को उठाना है, चेस्ट के पास लेके जाना है। यदि आप इसे सही करेंगे तो होगा क्या, अगर आपने हिप को सही तरीके से शिफ्ट किया है तो जब आप घुटनों को उठाओगे तो देखोगे कि आपके घुटने पहले टिल्ट हो गए हैं राइट साइड की चेस्ट की तरफ। इसका मतलब आपने नीचे से पोजीशन सही बनाई है। श्वास यहां पर भरी जाती है, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को उठाते हुए अपने राइट आर्मपिट के पास पे लाना आपने। बहुत अच्छे, यहीं से आप चाहें तो सेकंड स्टेप पे चले जाएं, अपने पैर को पूरा उठा करके अपनी हथेली के पास, अपनी राइट हथेली के पास अपने पैरों को लेके जा सकते हैं और हथेली को पांव के ऊपर रख दें। बहुत अच्छे, फिर सिर को उठा करके धीरे से अपने
लेफ्ट आर्म की तरफ लेके जाएंगे। लेफ्ट आर्म को आपने स्ट्रेच करवाना है, हथेली नीचे और स्ट्रेच करवाएं अच्छे से। शोल्डर को रोल बैक करते हुए जमीन के पास पर रखें। प्रयास करें कि आपका लेफ्ट शोल्डर जमीन से ज्यादा ना उठे, जितना हो सके जमीन के पास ले। अगर जमीन से पूरा चिपकता है तो आपका पोज एकदम अपने उसकी जो आखिरी स्थिति होती है, जो उसकी फाइनल स्टेज होती है, वहां पर आ गया है। स्थिति का आनंद लें, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। इस तरह से आपने जठर परिवर्तनासन में आकर के एक अच्छा सा स्ट्रेच अपनी बैक, अपने ग्लूट्स, अपनी हैमस्ट्रिंग, अपने पेट, चेस्ट सभी हिस्सों में लेकर के आना है। और ये आपका काउंटर रिलैक्सिंग पोज होगा, जो आपके थकान को, आपकी जो बॉडी में जो थकान आ गई इसको दूर करेगा और एक रिलैक्सिंग स्टेट पे आपकी बॉडी और माइंड को लेकर के जाएगा। इसके बाद आपने घुटनों को मोड़ना है और धीरे से पैरों को वापस बीच में ले आना है और फिर शवासन की तैयारी करनी है। जैसे हम लोग हमेशा जाते हैं शवासन में, पहले पंजों को नीचे रखेंगे और बटक्स को रोल कराते हुए लोअर बैक को फ्लैट करेंगे। फिर एक एक करके अपने पैरों को खोलेंगे, उठाएं पाँव को, फीमर को एक्सटर्नल रोटेट करवाएं, फिर स्ट्रेच करवाते हुए पाँव को, अपने पाँव को स्ट्रेच करवाते हुए नीचे लेकर के आए। हील को पुश करें, स्ट्रेच करवाते हुए नीचे लेके आए एक एक करके। फिर हाथों को आपने शरीर के बगल पे खोलना है, शोल्डर को रोल बैक करना है, हथेलियां ऊपर की तरफ, फिंगर आपकी हल्की सी कर्व होगी, आंखों को बंद करना है, सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक रखना है। ध्यान देना है कि जो आपका नेक का जो नेचुरल कर्व है वो मेंटेन है कि नहीं, उसे मेंटेन रखना है। इस तरह से आपकी शवासन की स्थिति बनेगी। फिर यहां से पहला है फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड देन फिजिकल रिलैक्सेशन, दूसरा है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, फिर ब्रेथ रिलैक्सेशन, तीसरा है मेंटल ऑब्जर्वेशन, फिर है मेंटल रिलैक्सेशन। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने शवासन को कंप्लीट करें। यहां पर 5 मिनट से लेकर के आप 20 मिनट तक रुक सकते हैं। फिर शवासन की समाप्ति के बाद धीरे से घुटनों को मोड़ें और दाहिनी तरफ पलट करके फिर आपने उठ करके बैठ जाना है और आपकी प्रैक्टिस यहां से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको अपने एडवांस प्रैक्टिस के बेनिफिट को बढ़ाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्रेथ ट्रेनिंग भी करते रहें, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक के साथ में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास को भी अपने दिनचर्या में ऐड करें, मेडिटेशन को ऐड करें, सोने से पहले योग निद्रा को करें, तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिकल ग्रोथ तो एक अलग लेवल पे चली जाएगी। और खाली फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होगी, आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे लेवल पे आने लग जाएगी। तो चलिए, ये थी हमारी 7 दिन की सीरीज। आपने सीरीज को वीक वाइज रिपीट करना है। सीरीज के एंड में एक दिन का गैप जरूर है, यानी कि एक दिन बॉडी को रेस्ट जरूर दें, पूरा अच्छे से रेस्ट दें, ताकि जब आप दोबारा से स्टार्ट करें प्रैक्टिस को तो आपकी बॉडी में फुल एनर्जी हो प्रैक्टिस को वापस से डे 1 से करने के लिए। इस तरह से प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली रिपीट करते जाएं और फिर देखेंगे किस तरह के रिजल्ट आपके जीवन में आने लगे हैं। तो आज है डे 7। डे 1 से डे 7 की जो आपकी ये जर्नी रही है मेरे साथ में, ये किस तरह की रही है और क्या चेंजेस आपको महसूस हुए हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आए हैं, यानी कि आपकी प्रैक्टिसेस में आए हैं, या किसी भी तरह के चेंजेस आपको महसूस हुए हैं, उनको मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बतलाना। आशा करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस सेफ और प्रोग्रेसिव बनी रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं दोबारा से आपको डे 1 में, दोबारा से अपनी प्रैक्टिस के साथ में। नमस्कार।